नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सामान्य विज्ञान के विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्न की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। इस श्रृंखला में के नंबर 5 में शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें 25 प्रश्न हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये 25 प्रश्नों के माध्यम से हम 50 और अतिरिक्त प्रश्न जो अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सामने आपके, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 4 विकल्प दिए हैं, कार्य, समय, दूरी, मात्रा और दाब। देखिए वर्ष शब्द सामने लिखा हुआ है जिससे आपको डाउट हो सकता है कि वर्ष समय की इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। और हम आपको बता दें कि कैसे क्या दूरी मापता है। देखिए प्रकाश वर्ष दूरी मांगे यानी है क्या चीज़? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश एक वर्ष में कितना दूरी चलता है इस पर हम बात करते हैं। वैसे प्रकाश की चाल रोमन ने ज्ञात की थी, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है, यानी एक सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर चलता है। तो एक सेकंड में इतना चलता है तो 60 सेकंड में कितना चलेगा? तो इसका 60 से गुणा कर दिया, 8 को 60 से गुणा कर दिया, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में हो गया। अब इसको 60 से फिर गुणा कर दिया तो 1 घंटे में चली गई दूरी हो गई। फिर 24 से गुणा कर दिया तो 24 घंटे में चली हुई दूरी एक दिन की। और 365 दिन होते हैं तो 365.2422 ये दिन की संख्या है। इतने सबका गुणा कैलकुलेशन करेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये आपका दूरी। मीटर क्या है? दूरी। इतने मीटर की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो यहाँ केवल इतना बताना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, इन सब ज्ञात करने के लिए बड़ी मात्रा के रूप में प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी और कुछ बातें और बता दिया। प्रकाश की चाल है, ये चाल, और किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। एक क्वेश्चन और बन गया। और ये प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है? ये प्रकाश वर्ष की दूरी है। और प्रकाश वर्ष से और बड़ी इकाई और है जो दूरी मापती है, वो है पारसेक। पारसेक ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। प्रकाश वर्ष इस प्रकार से देख लीजिए। कई प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ गए। इस प्रश्न का उत्तर मिला आपको, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसने ज्ञात किया था? रोमन ने। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी चली जाती है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये लाइट ईयर है। और इससे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो 3-4 प्रश्न इसमें और आपके बने जो अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बड़े ध्यान से आप ध्यान दे लीजिए। अगले प्रश्न में आते हैं। ये सामने है आपका, खाद्य ऊर्जा किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा जूल, इसमें तो ऊर्जा ही मापते हैं। कार्य, वाट ये शक्ति का मापक है, शक्ति। पास्कल ये दाब का मात्रक है, मतलब कैलोरी। तो उत्तर होगा खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। और बाकी सबके हमने बातें, वाट शक्ति का मात्रक है वाट, दाब का मात्रक है पास्कल, जूल ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन खाद्य ऊर्जा कैलोरी में मापते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। डेसिबल में क्या मापते हैं? देखिए चाल, लेंस की शक्ति, चाल को मापते हैं मीटर पर सेकेंड, ये चाल का मात्रक है। लेंस की शक्ति इसको डायप्टर में मापते हैं, डायप्टर। और ध्वनि की तीव्रता और दाब को अभी बताया था, पास्कल में मापते हैं। अब बचा है ध्वनि की तीव्रता। ये उत्तर हुआ आपका
डेसिबल में क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, डीबी करके करते हैं इस प्रकार से, डीबी, डेसिबल। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। ये हुआ पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? वैसे पानी विशेष है, वैसे जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो वो आयतन में सिकुड़ता है, लेकिन पानी में ऐसी बात है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब पानी ठंडा होता है तो आयतन में बढ़ता है। तो सबसे प्रश्न यहाँ है कि किस घनत्व पर सर्वाधिक होता है, पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है? तो अभी जो 4 डिग्री बताया ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस ताप पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, एकदम याद करने वाली चीज़ है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग ऊपर रहता है? आइसबर्ग मतलब है बर्फ़ का टुकड़ा या बर्फ़ का पहाड़, पानी में तैरते रहते हैं, तो उसमें कुछ भाग ऊपर रहता है, कुछ भाग पानी के नीचे रहता है। तो कितना भाग रहता है वो? पानी के घनत्व और बर्फ़ के घनत्व पर निर्भर करता है, कोई वस्तु कितनी डूबी है, कितनी है ऊपर है। तो पानी के ऊपर रहने वाला भाग 1/9, ये पानी के ऊपर रहता है, और पानी के नीचे, ये आपका पानी के नीचे रहता है। तो दोनों प्रश्न हो सकते, ऊपर कितना रहता है? 1/9 भाग पानी के ऊपर और 8/9 भाग पानी के नीचे रहता है। दोनों प्रश्न एक साथ हो गए। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। थोड़ी बात बता दें, जो इस चैनल में अभी नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हर परीक्षा में घूम फिर करके आते हैं। और सामान्य जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, और आपके जो अभी वीडियो की परीक्षा आ रही है जिसमें सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है उसमें 10 से 15% तक विज्ञान के प्रश्न आते ही आते हैं। और बहुत मेहनत करके और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं उनको निकाला गया है, और उनको आपको विभिन्न टेक्निक के साथ उस सवाल के माध्यम से अन्य प्रश्नों को भी हल करा रहे हैं, जिससे आपका अधिक से अधिक जानकारी तैयारी हो जाए। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं, पृथ्वी तल का पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग का मतलब है कि वह वेग जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से प्रक्षिप्त किया जाए तो वह गुरुत्व से मुक्त हो जाए, यानी एक निश्चित सीमा तक गुरुत्व बल काम करता है, यानी इतने वेग से फेंका जाए कि वह उस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर ले जहां पर गुरुत्व काम करना बंद कर देता है, तो वस्तु फिर अब वापस नहीं लौट पाएगी। तो वही वेग पलायन वेग है। तो इसमें 4 विकल्प लिखे हुए हैं, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सही उत्तर है, याद करने वाला है, जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वह वस्तु गुरुत्व से मुक्त हो जाती है और वापस धरातल पर नहीं लौटती। तो ये वेग पलायन वेग कहलाता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न में आते हैं, तेल का जल की सतह पर फैलने का कारण क्या है? तेल की बूंद को जब पानी की सतह में डाला जाता है तो तेल की सतह फैल जाती है। फैलने का कारण क्या है? किसी वस्तु पर कोई वस्तु फैलती कब है? जब वो उसके तल को तोड़ करके अंदर नहीं जा पाती, तो ऊपरी तल पर फैल जाती है। और किसी द्रव की तल का सख्त होना, तना हुआ होना क्या है? पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव क्या है? किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु उसका खुला हुआ तल तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसी गुण के कारण तेल का जो है कि परत पानी के ऊपर फैल जाती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पृष्ठ तनाव के बड़े भौतिक जीवन उदाहरण हैं, तेल की बूंद का पानी में फैलना, ये ही है, और पानी की बूंद का गोल होना, पानी की बूंद का गोल होना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण है। तो ये
प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा कि पानी की बूंद का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण कोई वस्तु अपने न्यूनतम आयतन में रहना चाहती है, तो गोले का आयतन जितनी भी आकृतियां हैं सबके आयतन से सबसे न्यूनतम है, इस वजह से वो गोल हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। ताप युग्म तापमापी का कार्य सिद्धांत क्या है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए 4 नियम लिखे हुए हैं। स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, शीबेक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टीफन का नियम ये है कि सभी वस्तुएं, स्टीफन के नियम को समझ लीजिए। स्टीफन का नियम है कि सभी वस्तुएं एक निश्चित ताप पर विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। ये स्टीफन का नियम है। सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर है, वो एक निश्चित टेम्परेचर है। ये निर्धारित कर दिया गया है कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर सभी वस्तुएं विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करने लगती हैं। तो ये स्टीफन का नियम है। और स्टीफन ने वैसे कई नियम दिए हैं। ठंडे होने की दर का नियम दिया है। किरचॉफ का नियम यह है कि काले और खुरदुरे तल ऊष्मा का सबके अच्छे अवशोषक होते हैं। चिकने और चमकदार तल जो है ऊष्मा के परावर्तक होते हैं। तो ये और शीबेक प्रभाव क्या है? जब 2 असमान वस्तुओं को, असमान ताप की वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ताप संचरित होता है। ये आपका शीबेक प्रभाव है। तो ताप युग्म तापमापी क्या है? ताप युग्म के में यही होता है कि एक ज़्यादा गर्म वस्तु एक उससे कम गर्म वस्तु जब संपर्क में लाई जाती है तो ज़्यादा गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर ताप का संचरण होने लगता है। तो ये शीबेक प्रभाव पर काम करती है। तो उत्तर क्या हुआ? ताप युग्म तापमापी का कार्य सिद्धांत क्या है? शीबेक प्रभाव है। अगले प्रश्न में आते हैं। और बाकी हमने बता दिया स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम। आगे प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना है? परम शून्य ताप वह ताप कहलाता है कि जिस ताप से अधिक किसी वस्तु को ठंडा नहीं किया जा सकता, वह परम शून्य ताप कहलाता है। क्योंकि उस ताप के बाद वस्तुओं का आयतन शून्य हो जाता है और जिस वस्तुओं में द्रव्यमान है उनका आयतन शून्य नहीं हो सकता। इस वजह से किसी वस्तु को उस टेम्परेचर से अधिक ठंडा नहीं किया जा सकता है। तो वो टेम्परेचर परम शून्य ताप कहलाता है और वो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे किसी वस्तु को ठंडा नहीं कर सकते, इसलिए यह ताप परम शून्य ताप कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? कुल मिला के ये कहा जा रहा है। इसमें और अन्य तरीकों के प्रश्न हो सकते हैं कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में जो तरंगें या किरणें होती हैं उनमें कौन सी तरंगें या किरणें ऊष्मा देती हैं, यहाँ से मतलब है। देखिए सूर्य के प्रकाश में, सूर्य आपका जो सूर्य है इस सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं इसमें सूर्य के प्रकाश से एक तो आपका दृश्य प्रकाश आता है जिसको आप देखते हो, दृश्य प्रकाश। ये VIBGYOR विग्योर वायलेट से लेकर के लाल रंग तक की तरंगदैर्ध्यों के क्रम में आता है। ये दृश्य प्रकाश है जो आपकी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। वायलेट से कम तरंगदैर्ध्य की किरणों को इसे कहते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, इसे अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रावायलेट और फिर लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य की किरणें, इन्हें कहते हैं अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण और जिसे कहें इंफ्रारेड। ये सूर्य के प्रकाश का पूरा पार्ट है। ये पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के द्वारा सोख ली जाती हैं। लगभग 4% पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक आ पाती हैं। वैसे पराबैंगनी किरणें नुकसान पहुंचाने का काम ज़्यादा करती हैं और फ़ायदा कम करती हैं।
कोशिकाओं को जला देती हैं, पेड़ पत्तियों की कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, मनुष्य की त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है ओजोन परत, जिसके द्वारा ये सोख ली जाती है। दृश्य प्रकाश आपकी आँखों को संवेदित करता है, जिससे हम वस्तु को देखते हैं। और अवरक्त विकिरण ये ऊष्मा देता है। तो प्रश्न यही हो रहा था कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो उत्तर है अवरक्त विकिरण। उत्तर अवरक्त विकिरण होगा। ठीक, और कौन कौन सी किरणें हैं ये भी बात पता चल गई। ये आते हैं किस क्रम में आती है, ये सब अगले प्रश्न में आते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है। थर्मस फ्लास्क एक ऐसा उपकरण है जिसमें किसी वस्तु को एक निश्चित टेम्परेचर पर काफ़ी समय तक रखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक बोतल होती है, आप ऐसे साधारण ढंग से समझ लीजिए, दोहरी दीवार की एक बोतल होती है, जैसे समझ लीजिए इसमें आपके ऊष्मारोधी पदार्थ भर दिए जाते हैं। ऊष्मारोधी पदार्थ, और भीतर जिसमें ये तल चमकदार बनाया जाता है। चमकदार, चांदी की पालिश कर सकते हैं, चांदी की पालिश कर दी जाती है। अभी हमने बताया कि चमकदार तल ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अब ऐसा समायोजन किया जाता है जिससे इसके अंदर रखी वस्तु का टेम्परेचर जो है, न ये बाहर से ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, न अंदर की ऊष्मा बाहर जा सकती है, न बाहर की ऊष्मा अंदर आ सकती है। एक निश्चित टेम्परेचर पर वस्तु बनी रहती है। ये उपकरण आपका थर्मस फ्लास्क कहलाता है। थर्मस बोतल आप जिसे आप घरों में प्रयोग करते हो, पानी रख दिया, चाय रख दिया। इसके आविष्कारक कौन है, तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, डेवर, मर्फी, न्यूटन, एडिशन। डेवर, उत्तर है डेवर। तो याद करने वाली चीज़ है, डेवर है। तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेवर हैं। एडिशन क्या, एडिशन ने बनाया था, विद्युत बल्ब बनाया था, विद्युत बल्ब। वैसे एडिशन को आविष्कारों का पितामह कहते हैं, सैकड़ों हजारों आविष्कार किया, तो एडिशन आविष्कारों का पितामह कहते हैं। न्यूटन ने न जाने कितने शोध किए, कितने, न्यूटन भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। न्यूटन की गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये सब न्यूटन के सिद्धांत हैं। डेवर ने आपका ये थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है। ये गुप्त ऊष्मा क्या है, उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस ताप को कहते हैं, या उस ऊष्मा को कहते हैं जब किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी, बर्फ ठोस है और पानी द्रव है। टेम्परेचर नहीं बदला, टेम्परेचर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बर्फ जो ठोस अवस्था में है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पानी जो द्रव अवस्था में है बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, कुछ ऊष्मा चाहिए, जब गर्म करोगे तभी होगी। ये आपकी ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा है। गलन की गुप्त ऊष्मा ये है 80 कैलोरी। 80 कैलोरी ये है प्रति ग्राम। तो गलन की गुप्त ऊष्मा है। अब प्रश्न पूछा गया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, कहने का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये गुप्त ऊष्मा है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो उत्तर हो गया, 2 प्रश्न इसमें मिले। गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा
536 कैलोरी प्रति ग्राम। कहीं कहीं परीक्षाओं में प्रश्न में 536 के स्थान पर 540 दे दिया जाता है, तो वही मान लीजिए, लेकिन अगर 536 है तो सर्वाधिक सही उत्तर है। तो ये 2 प्रश्न इसमें आपको मिले। गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 या 540 कैलोरी। ये गुप्त ऊष्मा है क्या था? ताप में परिवर्तन किए बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपका है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं? सामने आपका है अपश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, ध्वनि तरंगें और कोई तरंग नहीं। अब देखिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी तरंगें यानी जो ध्वनि तरंगों से अधिक आवृत्ति की तरंगें हैं, यानी से जो आपकी जो श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को ध्वनि तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को आप सुन सकते हो, और इससे ज़्यादा आवृत्ति की जो तरंगें हैं वो आपकी पराश्रव्य हैं, और इससे कम आवृत्ति की जो तरंगें हैं वो अपश्रव्य तरंगें हैं। अपश्रव्य, जिनको आप सुन नहीं सकते, इनको आप समझ नहीं सकते। तो ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए प्रयोग की जाती हैं, वो आपकी पराश्रव्य तरंगें हैं। उत्तर होगा पराश्रव्य तरंगें। ठीक, और ध्वनि तरंगें क्या हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को ध्वनि तरंगें कहते हैं। तो उत्तर हो गया पराश्रव्य तरंगें। अगले प्रश्न में आते हैं। साधारण बातचीत में ध्वनि का तीव्रता स्तर कितना है? जैसे जब बातचीत करते हैं, देखिए ये सारे लिखे हुए तीव्रता स्तर 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। सबके अपने अपने फ्रीक्वेंसी लेवल हैं। और देखिए इसमें साधारण बातचीत में जब हम बात करते हैं, ये सही उत्तर साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, ये है आपका साधारण बातचीत। साधारण बातचीत। और ये 30 से 40, 40 से 50 में जोर से बातचीत, जोर से बातचीत। और 20 से 30 धीमे बातचीत, बहुत धीमे धीमे बोला, धीमे बातचीत। और एक और है 15 से 20 डेसिबल वाली, इसे कहते हैं फुसफुसाहट। एकदम गुपचुप तरीके से जैसे कान में बात किया, वो डेसिबल है। तो सबके डेसिबल अलग पता हो गए। इसमें साधारण बातचीत पूछा है तो 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत का अगर पूछता तो 40 से 50 डेसिबल, धीमे धीमे बातचीत का 20 से 30 डेसिबल, और फुसफुसाहट का 15 से 20 डेसिबल ये लेवल होता है। ये आपके ध्वनि के तीव्रता स्तर हैं। सब में इसका उत्तर होगा 30 से 40 डेसिबल। अगले प्रश्न में आते हैं। ये ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई पड़ना, जैसे आप सामान्य रूप से चिल्ला के बोलते हैं सुनाई पड़ता है, और वही चीज़ लाउड स्पीकर में चिल्ला के बोलते हैं तो और तेज सुनाई पड़ता है। तो किसी ध्वनि का धीमा या तेज सुनाई पड़ना किसके कारण संबंध है? तारत्व, परावर्तन, आयाम, तरंगदैर्घ्य। देखिए तारत्व के कारण तो धीमा या तेज नहीं, बल्कि पतला या मोटा, पतला या मोटा, पतली या मोटी ध्वनि। कोई ध्वनि मोटी है या पतली है, वो तारत्व के कारण होता है। धीमी या तेज, ये आयाम के कारण है। ये धीमी या तेज। अगर किसी तरंग का आयाम ज़्यादा है तो तेज सुनाई, लाउडनेस होगी, और आयाम कम है तो धीमी। आयाम क्या है? देखिए आप तरंगें क्या है अपनी मध्यमान में, ये देखिए ये मध्यमान में है, मध्यमान से एक और अधिक से अधिक गई इधर, फिर इससे दूसरी ओर अधिक से अधिक गई, पुनः मध्यमान में आई। ये आपका एक कंपन या एक तरंग कहलाती है। अब मध्यमान से अधिक एक और जितना जाती है, ये इसका आयाम कहलाता है। तो जितना आयाम ज़्यादा दूर गई तो आयाम ज़्यादा। तो जिन तरंगों का आयाम ज़्यादा है, अपने मध्यमान से कंपन ज़्यादा दूर तक करते हैं, तो वो तरंगें वाली ध्वनि
तेज सुनाई पड़ती है। लाउड स्पीकर में ऐसा सिस्टम रहता है कि धीमी वाली आवाज़ की आयाम को बढ़ा देते हैं जिससे ध्वनि तेज सुनाई पड़ने लगती है। उत्तर क्या होगा? धीमा या तेज सुनाई पड़ना आयाम के कारण होता है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। अब देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों आपके किसी तत्व के मूल कण हैं। इनके बारे में हम आपको पता है, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं, खोजकर्ता नाम बता रहे हैं परीक्षाओं के लिए। इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन हैं, जे थॉम्सन हैं, थॉम्सन। न्यूट्रॉन के चैडविक हैं, ये खोजकर्ता हुए। ये प्रोटॉन धनावेशित कण है, धनावेशित। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से ही बना है। न्यूट्रल मतलब निरावेशित है। ये दो तीन बातें अलग से पता चल गई जो और परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। अब यहाँ प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को क्या कहेंगे? ए फोटॉन कहते हैं। किसने बताया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन कणों को फोटॉन कहते हैं। ठीक, आइंस्टीन का है। और प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। और ये प्रोटॉन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और न्यूट्रॉन निरावेशित है, कोई अवस्था नहीं है। ये प्रोटॉन ये नाभिक में होता है, नाभिक में, और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है, तत्व के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। ये है, ठीक। ये कई बातें हो गई। आगे प्रश्न में आते हैं। अगले, मृग तृष्णा का कारण क्या? मृग तृष्णा का मतलब है कि दूर कहीं पानी नहीं है लेकिन पानी जैसा दिखता है, इसे मृग तृष्णा बोलते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में ऐसा समझ में आता है कि दूर स्थित जगहों पर देखने पर झिलमिलाहट टाइप दिखाई पड़ती है, पानी का आभास जैसा होता है, इसे मृग तृष्णा बोला जाता है। जाड़े की मृग तृष्णा भी होती है, गर्मी की मृग तृष्णा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी या ठंडियों में धरातल में वायु की सघन और विरल परतें बन जाती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल या विरल से सघन में जाती हैं तो अपने सरलरेखीय संचरण से विचलित हो जाती हैं। ये घटना अपवर्तन की घटना कहलाती है। लेकिन यहाँ मृग तृष्णा का कारण पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। वैसे इस किरण को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सीधा सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब माध्यम में अंतर होता है तो ये संचरण सामान्य से अलग हो जाता है। यही घटना अपवर्तन की है। सघन माध्यम का वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, यानी ये वाला कोण और ये वाला, इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? सघन माध्यम का वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, वो क्रांतिक कोण कहलाता है। और जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक परावर्तित हो तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मुख्य बात इसमें क्या है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस घटना पर निर्भर है? अपवर्तन की घटना पर निर्भर है। लेकिन जब क्रांतिक कोण से अधिक परावर्तित होंगी तो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, जिससे चमक दिखाई पड़ती है। और ये घटना मृग तृष्णा में दिखाई पड़ती है। इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका उत्तर होगा। और उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की और घटना ऐसा बहुत सी दिखती हैं आपके
ये प्रत्यक्षता का कारण तो हुआ पूर्णांतरिक परिवर्तन। इसके अलावा कांच की दरार का चमकना, एकदम नोट कर लो, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यही इतनी ही उदाहरण हो सकते हैं। कांच की दरार का चमकना, ये आपका पानी भीगी सड़क का चमकना, हीरे का चमकना, ये सारे। और एंडोस्कोपी, आप इस चीज़ को जानते हैं, पेट के अंदर के आंतरिक जांचों के लिए फाइबर ऑप्टिकल्स डालते हैं जो अंदर चमकते हैं, तो एंडोस्कोपी। ये सारी घटनाएं जो है आपके पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। बस ये प्रश्न हो गए, काफ़ी विकल्प भी बता दिए। आप अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपका मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सी इन 4 विकल्पों में प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। देखिए मोटर कार में साइड में जो एक दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण की खास विशेषता ये है कि इसमें वस्तु को चाहे जहाँ रखा जाए, वस्तु का हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आती जाती है प्रतिबिंब क्लियर होता जाता है। तो दर्पण है उत्तल। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये कार की हेडलाइट में करते हैं। कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं, दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। तो इस सारे दर्पणों का प्रयोग, ये मुख्य बातें हमने इसमें बता दी। अवतल दर्पण का उपयोग कार के हेडलाइट में करते हैं और नाक कान गले के डॉक्टर भी करते हैं। नाक कान गले के डॉक्टर जो दर्पण एक लगा रहते हैं वो भी अवतल दर्पण ही है। चलिए फिर आगे आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। कौन सा प्रकाश कोहरे को सर्वाधिक भेदता है? देखिए कोहरे को भेदने के लिए ये प्रकाश 7 अवयवी रंगों से बना हुआ है, विबग्योर वाला क्रम, जिसमें पीला प्रकाश जो है कोहरे को सर्वाधिक भेदता है। इसीलिए गाड़ी में आगे पीली बत्तियां लगी होती हैं। जैसे रात में कोहरा कहीं छाया हुआ है तो पीली बत्तियां जलाई जाती है जो कोहरे को भेदती है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। कभी कभी जिनमें गाड़ियों में पीली बत्तियां नहीं लगी होती है तो गाड़ी के हेडलाइट में पीली पन्नी बांध देते हैं, जिससे पीला प्रकाश निकलता है, जिसकी वजह से कोहरा को में साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो उत्तर होगा पीला। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? अभी हमने बताया प्रकाश 7 अवयवी रंगों से BIBGYOR, ये 3.7 × 10⁻8 मीटर से लेकर के 7.8 × 10⁻8 मीटर की तरंग दैर्घ्य की रेंज में होता है। तो तरंग दैर्घ्य सारी किरणों का अलग अलग है। तो उत्तर क्या है? प्रकाश का रंग किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, बैंगनी का ये, लाल का ये, बीच का इसी के क्रम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। तो तरंग दैर्घ्य रंग निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आता है, घड़ीसाज बारीक पुर्जों को देखने के लिए प्रयुक्त करता है। इन 4 विकल्पों में घड़ीसाज बारीक पुर्जा, बहुत छोटे छोटे पुर्जा, उनको देखने के लिए एक लेंस का प्रयोग करता है। वो कौन सा है? अधिक दूरी का उत्तल लेंस, ये नहीं होगा, दूरदर्शी में प्रयोग करते हैं अधिक दूरी का उत्तल लेंस। कम दूरी का उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस नहीं हो सकता, प्रयोग उत्तल लेंस करता है। कम दूरी का उत्तल लेंस, जिसे आप कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, या आप इसे कहते हैं आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस। ये घड़ीसाज बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। और जो आपके हैंड लेंस जो होता है उसमें भी यही आवर्धक लेंस लगा होता है, हैंड लेंस। और उत्तल लेंस बहुत काम की चीज़ है। ये दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, सब में उत्तल लेंस का ही, कैमरे में, सब में उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। आपकी आंख में जो लेंस लगा हुआ है वो भी उत्तल लेंस ही है। इस प्रकार से कई प्रश्नों के उत्तर एक साथ हुए। अगले प्रश्न में आते हैं, 1 किलोबाइट, ये कंप्यूटर से संबंधित है। 1 किलोबाइट किसके बराबर है?
1240 बाइट, 1420 बाइट, 1024 बाइट, 1242 बाइट। उत्तर सही है, याद करना है आपको। 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को दिष्ट धारा डीसी में बदलने वाला यंत्र। अब 4 विकल्प सामने हैं, डायनमो, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर है, मोटर। देखिए डायनमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनमो, या जनरेटर भी यही काम करता है। चाहे डायनमो और जनरेटर, ये दोनों का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को परिवर्तित करता है। एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, वो उसके व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। और ट्रांसफार्मर का काम एसी वोल्टेज को परिवर्तन करना, अप करना या डाउन करना। मोटर का काम क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। 3 के बारे में पता चल गया। चौथा आपका विकल्प ये उत्तर है आपका, क्या है, एसी को डीसी में बदलना। आपके जो घरों में इन्वर्टर लगा होता है उसमें यह यंत्र लगा होता है, रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो उत्तर होगा रेक्टिफायर। और बाकी के उत्तर ये हैं किस ऊर्जा में बदलते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। ये देखिए, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल, ड्राई बैटरी, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कौन सा, आपके 4 केमिकल्स लिखे हुए हैं, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक बेरियम क्लोराइड, और ये क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। 4 रसायन दिए हैं। तो शुष्क सेल, ड्राई बैटरी, जो घरों में टार्च की बैटरी होती है वो आपकी शुष्क सेल है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स अमोनियम क्लोराइड होता है। उत्तर है ये अमोनियम। और ये वाला जो है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका घरों की बैटरी जो घरों में रखी होती है, जिससे इन्वर्टर में लगाते हैं, या कार की बैटरी जो कार में लगी होती है, कार की बैटरी, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी 2 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड, और घरों की या कार की बैटरी में जो इन्वर्टर में लगी होती है बैटरी, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है, आप ध्यान से देख लीजिए। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। वैसे सामान्यतया धातुओं का एक मूलभूत गुण है कि विद्युत की सुचालक हैं। विद्युत की सुचालक होने का कारण है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु उतनी ही अधिक सुचालक होती है। तो सबसे अधिक सुचालक धातु जो विद्युत की चांदी है। ये सबसे अधिक सुचालक चांदी है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। और लोहा भी विद्युत की सुचालक है, सोना भी विद्युत की सुचालक है। ये दोनों सुचालक हैं। शीशा ये विद्युत की कुचालक एकमात्र धातु होती है जो विद्युत की कुचालक है। तो उत्तर हो गया विद्युत की कुचालक धातु ये शीशा। और देखिए जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत की कुचालक होती हैं। उल्टा है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जिसमें शीशा विद्युत की कुचालक है, अपवाद। उसी प्रकार से अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। और इसमें आपका ग्रेफाइट ये विद्युत की सुचालक है।
ये अधातु है, अधातु। ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप। पेंसिल की लीड बनती है इससे, पेंसिल की लीड जो अंदर पेंसिल के अंदर लगे होती है काली काली, वो ग्रेफाइट की होती है। तो ये विद्युत की कुछ सुचालक होती है। तो इस प्रकार से विद्युत की सुचालक धातु, सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी, विद्युत की कुचालक धातु सीसा, और विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। ठीक, इतने प्रश्नों के उत्तर है। और हाँ, देखा आपने कि इन प्रश्नों 25 प्रश्नों के माध्यम से आपको अतिरिक्त कितने ढेर सारे प्रश्न मिले जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए बड़े उपयोगी हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से आपको इसी प्रकार से प्रश्न मिलते रहेंगे। इससे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अब हम बहुत जल्दी ही आपको लाइव आने वाले हैं और उसके माध्यम से भिन्न भिन्न टॉपिक लेकर के आपको ढेर सारी जानकारी देंगे और ये चैनल आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। निश्चित विश्वास रखिए। बस आज इतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।